नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस पर। किसानों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना 2026 तक रहेगी जारी। करीबन 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बीमा कंपनियों को निर्देश, साइबर फ्रॉड और नए उभरते जोखिमों के अनुरूप तैयार करें अपने बीमा उत्पाद। कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स अपनाने पर रखें फोकस। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 3,540 लाख मीट्रिक टन पहुंचा फसल का उत्पादन। पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा हुआ है उत्पादन। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 200 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 81,500 के पार। वहीं निफ्टी भी 100 अंकों की बढ़त के साथ 24,800 पर कर रहा है ट्रेड। तो तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे वो क्या थे। हालांकि बाजार की जो ओपनिंग है वो मंथली एक्सपायरी पर निफ्टी की सेंचुरी लगती हुई नजर आई। 400 अंक ऊपर खुला था सेंसेक्स और गिफ्ट निफ्टी के क्यूज भी पॉजिटिव थे। 24,945 का लेवल एक रुख। इस वक्त सेंसेक्स किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स 81,553 का लेवल, 241 अंकों की बढ़त। और निफ्टी भी सेंचुरी लगाती हुई 400 अंक ऊपर खुला था सेंसेक्स, जहां आईटी स्टॉक्स इस वक्त दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी गेनर्स के चार्ट पर आईटी स्टॉक्स की धूम है। वजह जो फैसला कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन के लिए लिया गया है। एक रुख गेनर्स के चार्ट पर डालते हैं कि आखिरकार गेनर्स इस वक्त कौन कौन से वो तमाम सेक्टरल इंडाइसेस हैं। स्टील चमकते हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। ऑटो काउंटर्स की दो दिग्गज कंपनियां, दो दिग्गज स्टील काउंटर के इस वक्त आधे से 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफा वसूली कहाँ हावी है। इंट्राडे में हम देख पाएंगे कि आज मंथली एक्सपायरी है। क्या ये उथल पुथल बरकरार रहती है नहीं। टाटा कंस्ट्रक्शन, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, तमाम स्टॉक्स में इस वक्त दबाव देखा जा रहा है। बाय ऑन डिप का कॉल। कई ऐसे अहम स्टॉक्स जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं और इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के फोकस पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक खबरों पर। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा कंपनियों को साइबर धोखाधड़ी और नए उभरते हुए जो जोखिम है उनके अनुरूप बीमा उत्पाद तैयार करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता की गई, उस दौरान वित्त मंत्री ने उभरती हुई उपभोक्ता जरूरतों के अनुरूप कंपनियों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियोज में शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो पाए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को सटीक मूल्य निर्धारण मॉडल और कुशल दावा मॉडलिंग विकसित करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए। कंपनियों को अपनी सेवाओं के वितरण और दक्षता में सुधार के लिए सभी डिजिटल परिवर्तन जो है उसकी ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में बीमा से जुड़े दावों का तेज़ी और ज़्यादा सटीकता से जो समाधान है, निपटारा है, वो किया जाना ज़रूरी है। विशेष रूप से मोटर ऑन डैमेज और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो दावा निपटान की प्रणालियां हैं उन्हें अपनाया जाए, जो कि तकनीक से जुड़ी हुई हैं। इससे बीमा कंपनियों से जो ग्राहक जुड़ते हैं उन्हें बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी, उनके दावों का भी सही समय पर निस्तारण हो पाएगा। बीमा कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने, सोशल मीडिया जुड़ाव को मजबूत करने और एंड टू एंड डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं समेत अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के एकीकरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रीमियम संग्रह, बीमा उपलब्धता और घनत्व के साथ साथ दावों के जो अनुपात हैं उनके निस्तारीकरण को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2019 में कुल प्रीमियम करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर 2025 में 1.06 लाख करोड़ के पार चले गए। समग्र सामान्य बीमा उद्योग का भी कुल प्रीमियम जो कलेक्शन है वो 3.07 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल हमारे उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस साल 3,539 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा फसल का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल का अगर हम तुलना करें तो 6.5% ज्यादा है, जो कि 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। चावल का अगर जिक्र किया जाए तो 1,490 लाख मीट्रिक टन, वहीं गेहूं ऑल टाइम हाई रहा 1,175 लाख मीट्रिक टन। मक्का का जो प्रोडक्शन रहा वो 422 लाख मीट्रिक टन है, ये भी सबसे ज्यादा अधिक है। इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। नाइजर सीड के एमएसपी में 820 प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि की गई। इसके बाद रागी 596, कपास 589, तिल 569 की वृद्धि की गई। ये बढ़ोतरी 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित करने का वायदा किया गया था। इस निर्णय से किसानों को उनकी लागत पर 50% से 63% का लाभ मिलने की उम्मीद है। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है उसे जारी रखने को मंजूरी दी। इसके तहत किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण यानी कि कर्ज जो है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत किसानों को करीबन 3 लाख तक का जो अल्पकालिक ऋण है वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा और पात्र ऋण संस्थान जो है वो 1.5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेंगे। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी और इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्री और माल ढुलाई के लिए तेज और निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित करना है। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 41 किलोमीटर का है बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लारशाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन्स का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार अन्नदाताओं के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली जो ये संशोधित ब्याज छूट योजना है, आखिरकार ये है क्या। तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो सस्ती दरों पर आपको ब्याज दिया जाता है, अल्पकालिक ये ब्याज होता है, इसे सुनिश्चित करना इस योजना का मकसद है। 7% की दर पर आपको 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, यानी कि सिर्फ 7% ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और ऋण देने वाली जो तमाम संस्थाएं हैं उन्हें भी 1.5% की ब्याज छूट मिलती है। अगर किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, यानी कि जो समय सीमा निर्धारित होती है, तो अतिरिक्त छूट के साथ अगर आप पहले भुगतान कर देते हैं तो आपको प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आगे आने वाले टाइम में भी 3% का फायदा दिया जाता है। अभी अगर देखें तो देश में करीबन 7.5 करोड़ से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं और कृषि के लिए जो ये ऋण है इसकी तरलता को बनाए रखने के लिहाज से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसानों के लिए कि अगर वो उत्पादकता बढ़ाने के लिहाज से ऋण लेना चाहते हैं। और इसी कृषि ऋण को अगर हम समझें तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि कैसे इस पूरी योजना ने युगांतकारी बदलाव किए हैं किसानों की ज़िंदगी में, उसको भी कुछ आंकड़ों और ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कि KCC के ज़रिए दिसंबर 2024 तक अगर हम देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कृषि ऋण है वो दिया जा चुका है। 2014 का आंकड़ा क्या था? 4 लाख करोड़ रुपए का। और अगर अब इस वित्त वर्ष को देखें यानी 2023-24 को, तो ये आंकड़ा 25 लाख करोड़ को पार कर गया। अगस्त 2023 में डिजिटल व्यवस्था को पुनर्मजबूत करने के लिए किसान ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यानी कि कोई भी आपकी बात है तो आप उस पोर्टल पर जाकर कह सकते हैं। और डिजिटल सुधारों की वजह से दावे की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आई, दक्षता को बढ़ाया गया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और 1.5% से ज़्यादा इसको अगर हम देखें ब्याज दर की छूट है उसे लगाना आवश्यक है। यानी कि ये कोई भी जो संस्थान आपको अगर कर्ज दे रहा है तो 1.5% देना अनिवार्य है। किसानों की आय को डबल डिजिट करना, दोगुना करना भी इस पूरी स्कीम का उद्देश्य रहा। और कैसे जो पूरा ग्रामीण इकोसिस्टम है जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है उसे कैसे आगे इम्पॉर्टेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। वहीं कृषि विकास को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन्हें वित्तीय समावेशन के एम्बिट में लाने के लिए ये योजना बहुत अहम थी और ग्रामीण भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए। क्योंकि जब भी हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात करते हैं, GDP के योगदान की बात करते हैं, तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप दास साहब कृषि पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। और पहला सवाल यही है कि जो कैबिनेट का फैसला हमारे अन्नदाताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिहाज से संशोधित ब्याज जो स्कीम है उसे आगे बढ़ाने का लिया गया है, कितना आप अहम मानते हैं आने वाले सालों के लिए से? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का जो मकसद है बेसिकली टू शॉर्ट टर्म लोन, जो वर्किंग कैपिटल बोला जाता है अंग्रेजी में, तो जो बुआई से पहले उसको पैसा चाहिए उसको मिलता है। तो ये बहुत बड़ा करीब करीब 7.5 करोड़ किसान को ये अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कर चुका है। एंड इंटरेस्टिंग बात है इसमें जो बेसिकली मतलब जिसके पास लैंड नहीं है, जैसे लाइव स्टॉक फार्मर्स है, पोल्ट्री फार्मर्स है, डेयरी फार्मर्स है, उसको भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। तो उसको क्या होता है, 50% 4% इंटरेस्ट रेट में उसको मिल जाता है 2 लाख लोन। तो उसको हेल्प करता है कि जो इनिशियल जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर उसको
मतलब मीट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत काफी ज्यादा बढ़ रहा है इसका जो 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 आउटरीच है। करीब करीब हमारे पास 14 करोड़ किसान फैमिली यहाँ है, करीब 7.5 करोड़ किसान कार्ड मिल चुका है। उसमें से क्योंकि अभी अभी बात ये भी चल रहा है कि ये सारे जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको जो लैंड जिसके पास है, जो जमीन है, उसको ही मिलता है। बट अभी बात चल रहा है कि जो लैंडलेस को भी बहुत सारे सरकार कोशिश करेगी, लैंडलेस को भी कैसे दिया जाए। बहुत सारे जी। तमाम पायलट भी चल रहा है। तो ये जो कोई भी बिजनेस, देखिए किसी एक बिजनेस है, एग्री बिजनेस, उसके लिए वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ता है, उसको इनिशियली जो पैसा जरूरत पड़ता है उसको हेल्प करता है किसान क्रेडिट कार्ड। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो एक सॉफ्टवेयर लोन है, ओनली 4% उसको लोन मिल जाता है, तो जी। वो लेके उसमें इन्वेस्ट करता है किसी में। दास साहब, इसमें जो एलाइड सेक्टर्स है, जिसमें मत्स्य पालन का जिक्र भी किया जा रहा है, पशुपालन भी है, उन एलाइड सेक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अहम साबित हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। एलाइड सेक्टर्स का जो पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट है इस योजना से जुड़ा हुआ, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये करीब 2-3-4 साल पहले इसको जोड़ा गया था कि जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है, डेयरी फार्मर्स है, फिशरीज फार्मर, उसको भी इसके दायरे में आ जाए। ग्रेजुअली इसका एक्सपेंशन हो रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, क्योंकि फिशरीज जो उसका लैंड का कोई इशू नहीं बनता है, तो उसको इंक्लूड किया गया। तो जैसे नया कोई बछड़ा ले, नया कोई, उसके लिए भी तो वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ता है, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और फिशरीज के लिए नया जो उसको जो इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी बहुत फायदा होता है। पहले ये नहीं था, पहले 3-4 साल पहले इसको इंक्लूड किया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट्स है वो फिशरीज फार्म मिले। और एक बार बता दूं, जो आप देखोगे जो ग्रोथ हो रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ग्रोथ है, एलाइड सेक्टर को करीब 8% का ग्रोथ हो रहा है, जो क्रॉप सेक्टर ग्रोथ से 3-4% ग्रोथ हो रहा है। तो ये सेक्टर, और सबसे बड़ा चीज है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है इस सेक्टर में, डेयरी, फिशरीज। तो किसान का इनकम भी बढ़ रहा है इसके चक्कर में। इसका और ये इसका इम्पैक्ट है कि इस जो फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा है एलाइड सेक्टर, डेयरी और फिशरीज, ये किसान क्रेडिट कार्ड पर काफी अच्छा रोल है उसमें, टू फास्टन दैट ग्रोथ एक्चुअली। क्योंकि दास साहब, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हम लगातार कर रहे हैं, इसे बनवाने का जो प्रोसेस है, अगर जो या किसान ये शो देख रहे हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं, उसको बनवाने का प्रोसेस कितना आसान है और इसे कितना सुविधाजनक सरकार ने बनाया है ताकि हर किसान इस वित्तीय समावेशन के दायरे में आ पाए? किसान नियरेस्ट जो बैंक ब्रांच जो है, इतना सारे काफी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड वो बैंक में जाके वो अपना अपना जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो दिखा के, और आधार और सरकार इसके साथ भी जो किसान आइडेंटिटी कार्ड भी शुरू कर दिया देना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आप जानते होंगे कि वो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ लिंक करके वो, तो इसको बहुत इजी हो गया है किसान क्रेडिट कार्ड मिलना। जो जाके सीधा अगले नियरेस्ट जो ब्रांच है, बैंक ब्रांच, वहां जाए, उसका लैंड रिकॉर्ड्स का जितना भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, वो दिखाएंगे, उस हिसाब से उसको लोन मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पोर्टल भी बनाया गया, कृषि ऋण पोर्टल। उसमें भी आप उसमें देख सकते हो, आपका वो किसान लॉगिन करके देख सकता है उसका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का। तो ये सारी चीज काफी स्मूथ हो गया है, बहुत इजी हो गया किसान क्रेडिट कार्ड मिलना। तो सरकार का कोशिश है कि और भी करीब जो 14 करोड़ फार्मर्स है उसमें से अगर 40% निकाल दो लैंडलेस है, तो सरकार की कोशिश और भी किसान क्रेडिट कार्ड बने और लैंडलेस को भी दिया जाए किसान का क्रेडिट कार्ड। तो ये बहुत नियरेस्ट बैंक के जाकर बहुत इजी हो गया प्रोसेस। पोर्टल के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन दिया गया था, उसका क्या हुआ किसान क्रेडिट कार्ड। क्योंकि हम डिजिटल दक्षता की बात कर रहे हैं और इसे तकनीक से जोड़ने का भी जिक्र किया जा रहा है। डिजिटल दक्षता के साथ ये पोर्टल कितना सहायक साबित होता है इन किसानों के लिए? समझ होता है, क्योंकि उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डिले हो गया, क्यों वजह से डिले हो गया, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं उसमें। और इसमें मैं एक चीज बता दूं, काफी फास्टर हो गया है प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जो नाबार्ड और जो सारे बैंकर्स हैं उनके पास पूरा डेटा है फार्मर्स का, उसका लैंड रिकॉर्ड्स का। ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द स्टेट में ये सब हो चुका है, तो इजी होता है अब किसान क्रेडिट कार्ड ग्रांट करना, नया एप्लीकेशन को ग्रांट करना बहुत ईजी हो रहा है। और ये कोशिश ये है, अभी नाबार्ड का रिसेंटली उन्होंने कोशिश किया कि एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर उसका लोन क्लियर हो जाए, एक दिन के अंदर, विदाउट विजिटिंग द ब्रांच बिना जाए। इसका भी कोशिश कर रहा है, बहुत सारे पायलट चला है अभी, कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके कि एक दिन के अंदर लोन मिले। और नोडल ऑफिसर्स की भूमिका आप कितनी अहम मानते हैं? जो राज्य के स्तर पर नोडल ऑफिसर्स हैं, जिन्हें इस स्कीम को किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है, उस लिहाज से ये सामंजस्य केंद्र और राज्य के बीच में बिठाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है नोडल ऑफिसर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोडल ऑफिसर एक कोऑर्डिनेटर टाइप का रोल प्ले करता है बिटवीन बैंक्स एंड फार्मर्स एंड वो, क्योंकि अल्टीमेटली दो इंडियन सबवेंशन स्कीम जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडियन सबवेंशन है, और बैंक जो लोन देता है उसका नाबार्ड का रोल आता है। नाबार्ड का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो नोडल ऑफिसर का रोल है कोऑर्डिनेटर बिटवीन, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो स्मूथ रहे, उसका मेजर रोल रहता है, और फार्मर्स को
अभी का थोड़ा सा इस वे की फार्मर्स को 2-3 बार जाना पड़ता है टू ग्रांट हिज लोन, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोडल ऑफिसर का रोल ये है कि ये जहां भी कहीं दिक्कतें हैं उसको लोन सैंक्शन में और किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में जी। उसका रोल काफी होता है कि उसको एक्सपीडिएट कैसे किया है, उसका बातचीत करके बैंक से बातचीत करके करनी है। साथ ही क्योंकि हम कई ऐसी फसलों को उगाने की बात, जिसका जिक्र बजट में भी किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है इस ऋण के ज़रिए, तो जो आप फसलें उगा रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर आप खेती किसानी करना चाहते हैं, उस लिहाज से भी डबल डिजिट ग्रोथ जो हम किसानों की आय की बात कर रहे हैं, पर क्रॉप मोर ड्रॉप, उसमें भी फ़ायदा मिलता हुआ। करेक्ट। बेसिकली इवन इसको किसान ऋण के साथ जब बात करें तो उसके साथ ऋण, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये मीट करता है बेसिकली, जो इनिशियल जल्द जरूरत पड़ता है, बट उसके साथ जो आप कल एमएसपी का भी आप जब जिक्र कर रहे थे जी, पूरा फोकस गवर्नमेंट का रहा है, आपको देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि किसान का आय कैसे बढ़े, जो धान का खेती से थोड़ा सा निकल के ऑयल सीड पल्सेस जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, काफी हमारे जो कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं 58%, और करीब दालें हम लोग 15%, 12 से 15% इंपोर्ट करते हैं हमारा कंजम्पशन का, तो उसमें आत्मनिर्भर कैसे बने। तो ये सारी चीज जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप देखोगे जो एमएसपी के में सबसे ज्यादा फोकस ऑयल सीड और पल्सेस में दिया गया है, तो उसके किसान का आय बनेगा। और पैडी से थोड़ा उठ के, क्योंकि पैडी हम लोग आपको बता दूं वर्ल्ड लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसर हम बन चुके हैं इस साल से। बिल्कुल। तो राष्ट्र का अन्नदाता अगर मुस्कुराता है तो जो थाली में आपका खाना है वो भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए इस मंच से। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला इकोनॉमी टुडे में रहेगा जारी। देखते रहिए डीटी न्यूज़। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। और ये थी आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आपसे कल मुलाकात होगी एक नए फोकस को लेकर, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट और भारत की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइडर योटा डेटा सर्विसेज ने देश में एआई को बढ़ाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया है। यह साझेदारी माइक्रोसॉफ्ट और योटा को भारत एआई मिशन प्रतिभागियों, सरकारी एजेंसियों, आईआईटी, स्टार्टअप्स, उद्यमों और सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगी, जिससे एआई इनोवेशन में तेजी लाई जा सके। भारत में अपनी विनिर्माण योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रैल में देश से अमेरिका को आईफोन निर्यात में सालाना आधार पर 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्केट रिसर्च फर्म ओमडीआई के अनुसार अप्रैल में अमेरिका को लगभग 30 लाख भारत निर्मित आईफोन भेजे गए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फोकस कर रही है। डीओसीए के सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई से आता है और सरकार इनके साथ काफी नजदीकी से काम कर रही है। भारत के टॉप 7 शहरों में डेटा सेंटर बाजार की क्षमता 2030 तक 4500 मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे अगले 5 से 6 वर्षों में 20 से 25 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित होगा। कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि डिजिटल और क्लाउड सर्विस की मांग में वृद्धि, एआई, इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और अनुकूल सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित इंटरनेट की बढ़ती पहुंच की वजह से देखी जा रही है। इंडिगो और अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू करने के लिए साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों ने साझा बयान में कहा कि प्रतिदिन 18 उड़ानों की संख्या नवंबर 2025 तक 14 अंतर्राष्ट्रीय सहित प्रतिदिन 79 उड़ानों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद मार्च 2026 तक उड़ानों की संख्या प्रतिदिन 100 तक पहुंचने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट करने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही निवेशकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिससे शेयर मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुचित बताया गया था। निवेशक ने डीलिस्टिंग पर सवाल उठाया था कि रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से शेयरधारकों को बेहतर कीमत मिल सकती थी।